error in the x and y, where z is going to be equal to x into y. देखो अभी ठीक से ये कॉन्सेंट्रेट करके सीखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अभी यहाँ पे z का जो वैल्यू है वो हम x और y इन दोनों के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके निकालने वाले हैं। So here the value of z is going to be equal to x into y, और एट द सेम टाइम x के अंदर जो एरर है वो हमने बनाया है डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x is the error in x and delta y is going to be the error in y. Okay, so what happens is we are interested in finding out what is the error in z. तो z के अंदर कितना एरर आएगा वो हमको ढूंढ के निकालना है। तो उसके लिए देखो ठीक से x का जो है, x के अंदर अगर डेल्टा x इतना एरर आता है तो मुझे बताओ उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इट विल बी x माइनस डेल्टा x, करेक्ट है। x माइनस डेल्टा x और दूसरा y का मिनिमम सॉरी x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x प्लस डेल्टा x। ओके, अभी y के बारे में अगर बात करते हैं तो y का वैल्यू के अंदर अगर डेल्टा y इतना एरर आता है तो y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। यस, सो वी कैन से y का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल सकता है आराम से। इट विल बी y माइनस डेल्टा y एंड z minus delta z. Okay, now we'll see we want to find out the error in z, right? Sorry y plus delta y, right? Now we have to find out the error in z. You want to find out delta z now, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो z का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट? So try to find out the minimum value of z. What can it be? When z can be minimum. दो चीज का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम कब होता है, जब दोनों मिनिमम हो जाए, है कि नहीं। जब ये x का वैल्यू ये रहेगा और y का वैल्यू ये रहेगा, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा कि नहीं। तो z का मिनिमम वैल्यू जो है वो हमको मिलने वाला है, जिसको हम z माइनस डेल्टा z बोल सकते हैं। देखो what is this z minus delta z? It is going to be the minimum value of z, remember. So अभी this minimum value of z should be equal to the product of the minimum value of x, that is x minus delta x, and the minimum value of y, which is y minus delta y. Okay, so if we now simplify this further, then we can get this as z minus delta z, which is going to be equal to, तो यहाँ पे आ जाएगा x minus delta x into y minus delta y. It will open up into 4 terms, right? Of which the first term will be x into y simply. The second term will be minus x into delta y, and the third term will be actually y into delta x, and the last one will be delta x plus so delta x into delta y, no doubt. ओके, तो ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, जिससे हमको ये 4 टर्म्स मिल गए, जिसमें से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये z इज इक्वल टू एक्स वाई है क्या नहीं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे z है और इस तरफ एक्स वाई है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, जरूर। ये कैंसिल हो गया, z का वैल्यू और एक्स वाई का वैल्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है तो वो कैसे हमको मिलेगा, देखो तो वो बन जाएगा माइनस डेल्टा z, which is going to be equal to minus x delta y minus y delta x plus delta x into delta y.
here we can see clearly that this delta x into delta y is going to be very very small, and that's why it can be neglected. तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो डेल्टा x इंटू डेल्टा y, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत छोटा रहने वाला है, और उसकी वजह से उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं आराम से। और अगर यहाँ पे उसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो लिख से, so just neglect this delta x and delta y product, so that we get this minus delta z, which is going to be equal to simply minus x into delta y plus y into delta x, right? And then we can be able to sorry minus ही आएगा ना वो भी, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो यहाँ पे तो माइनस ही है ना ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। और बाकी ये वाला जो टर्म है लास्ट वाला वो तो हमने निगलेक्ट किया ऑलरेडी, राइट? तो अभी अगर हमने माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट तो हमको देखो क्या मिलेगा, तो वो हमको मिलेगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वाई माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। बट अभी ये जो इक्वेशन है ये याद रखने के लिए देखो कितना मुश्किल है कि नहीं? तो इसको हम रिमेम्बर करने के लिए, मतलब याद रखने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो इसको यहाँ पे हम z से ही डिवाइड कर देंगे, जस्ट डिवाइड बाय z, ठीक है। तो अगर हम z से डिवाइड करेंगे तो वो याद रखने के लिए एटलीस्ट सिंपल बन जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे डेल्टा z अपॉन z विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे z से हमको डिवाइड करना है, लेकिन z माना क्या है, x इंटू वाई है ना, तो x इंटू वाई से भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, x इंटू डेल्टा वाई को डिवाइड करना है x इंटू वाई से, और प्लस प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y इंटू डेल्टा x इसको भी डिवाइड कर देंगे x इंटू वाई से, जिससे यहाँ पे देखो x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, देखो ठीक से। और हमको मिलेगा क्या, सिंपली देखो डेल्टा z अपॉन z, so what we are going to get here is simply delta z upon z, that is equal to, ये क्या है, डेल्टा y अपॉन y, और ये डेल्टा x अपॉन x, तो उसको उल्टा लिखा तो भी चल जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y. So this is going to be the final expression, remember. तो ये हमको यहाँ पे मिलने वाला है as a final equation, which is going to be the answer. तो यही हमको याद रखना है अच्छी तरह से कि what happens when the product is done. तो मतलब दो क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय उनके एरर्स के बारे में क्या होता है, तो ये हम बोल सकते हैं एक वर्ड में कि the relative errors get added together. देखो relative error in x plus relative error in y becomes equal to the relative error in z, ये हमको समझना है, ठीक है? It is a relative error which gets added together, not the normal error. Okay? अभी बात बची दूसरी कि जो मैक्सिमम वैल्यू z का कितना होगा, तो what can be the maximum value of z, can you say? And when z can be maximum, tell me fast. z मैक्सिमम कब होगा, जब x मैक्सिमम होगा और y भी मैक्सिमम होगा, राइट है? तो x एंड y दोनों जब मैक्सिमम होंगे तब तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा कि नहीं? और उस मैक्सिमम वैल्यू z के को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x, देखो x प्लस डेल्टा x इंटू y प्लस डेल्टा y, इन दोनों का प्रोडक्ट, यही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन बी डिनोटेड बाय z प्लस डेल्टा z, बोल सकते हैं ऐसे। तो इसलिए इसको यहाँ पे अगर ओपन करते हैं ब्रैकेट तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा x इंटू वाई प्लस x इंटू डेल्टा वाई प्लस y into delta x plus delta x into delta y. Again, just neglecting this term, last term, that is delta x into delta y, and just cancelling this z equal to xy out from both the sides. What can we get is delta z is going to be equal to x into delta y plus y into delta x simply,
and then again we can just divide by z. So if we divide both sides by z simply, then what we get in the LHS, it becomes delta z upon z, which is going to be equal to x into delta y upon z plus y into delta x upon z. But as we know that z is equal to xy, so we can get this z, delta z upon z as it is kept here in the LHS, which is going to be equal to x into delta y divided by x into y plus यहाँ पे आ जाएगा y into delta x divided by x into y again. So that here x gets cancelled and y gets cancelled here, and we are left with simply delta z upon z, which is equal to delta y upon y plus delta x upon x, which can also be written in the reverse way. उल्टा भी हम लिख सकते हैं इसको आराम से कि delta z upon z is going to be equal to delta x upon x plus delta y upon y. ये समझा ठीक से? तो रिलेटिव एरर्स गेट एड अप टुगेदर, ये हमने यहाँ पे समझ में आया. अभी एक बात याद रखो ठीक से कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 gives us the percentage error, right? So if you want to find out the percentage error in z, what we have to do is we have to multiply it by 100, right? And if we multiply both sides by 100, then every term gets multiplied by 100, and what we find here is the percentage error in z is going to be equal to percentage error in x plus percentage error in y. देखो तो यहाँ पे x का अंदर का परसेंटेज एरर और y के अंदर का परसेंटेज एरर, ये बनता है z के अंदर का परसेंटेज एरर. That means percentage error are just going to get add up together. Okay, percentage error are going to add up together in case of multiplication. तो जब भी multiplication होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एक जैसे तुमको पता है कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम p is going to be the product of mass and velocity, right? If suppose there is a 1% error in mass, okay, and suppose 2% error is there in the velocity, then how much will be the error in momentum? देखो ये रूल क्या बताता है हमको, percentage error in x plus percentage error in y gives us the percentage error in their product, right? तो प्रोडक्ट के अंदर परसेंटेज एरर कितना मिलता है, दोनों फैक्टर्स के परसेंटेज एरर के सम के बराबर. तो इसलिए यहाँ पे अगर मास के अंदर 1% एरर आया, तो अगर वेलोसिटी के अंदर 2% एरर आया, तो प्रोडक्ट के ऊपर मतलब ये मोमेंटम जो है, तो मोमेंटम के अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा, 3%. दैट्स ऑल, सिंपली एडिशन. परसेंटेज एरर गेट एड अप टुगेदर, ये हमको अच्छी तरह समझना है. परसेंटेज एरर का यहाँ पे एडिशन हो जाता है. जो भी परसेंटेज एरर इन दोनों के अंदर आते हैं, तो उन दोनों के अंदर हमको ऐड करना होता है ताकि हमको परसेंटेज एरर इसके अंदर का मिल जाए जो उनका प्रोडक्ट है. अच्छा, दूसरी चीज एक और एक एग्जांपल लेते हैं. ये हो गया तुम्हारा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी फटाफट, या तो अगर लिखना है तो लिखो. हो गया ना? ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ सपोज देयर आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज है. जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स is given by length into breadth into height, correct है? Suppose that the length of the pipe or length of the box is measured with the percentage error of suppose 2%. Suppose breadth is measured with the percentage error of 1.5% and the height is measured with the percentage error of 2.5%. देखो ठीक से क्या क्या किया हमने, लेंथ के अंदर कितना परसेंटेज एरर हो गया, ब्रेड्थ के अंदर कितना हो गया, हाइट के अंदर कितना हो गया, वो हमको पता है ऑलरेडी. तो कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम? चेक. यस, जस्ट ऐड अप टुगेदर. तो वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगा, यू कैन से परसेंटेज एरर in volume will actually be equal to the percentage error in length, that is 2%, plus the percentage error in
breadth, that is 1.5%, plus the percentage error in height, which is 2.5%. And if we add these all together, then we can get this as a 6, right? So 6% error will be there in the measurement of volume. If we measure that volume by using length, breadth and height in this way, with this much percentage errors in each of them. अच्छा, और एक इसका एक करोड़री है, जो मतलब एप्लीकेशन उसका ये है कि देखो, इफ सपोज z, एक क्वांटिटी z जो है वो x का nth पावर अगर है, nth पावर, nth पावर का मतलब क्या है? अभी कोई भी नंबर का पावर जब हम करते हैं, अगर सपोज x रेज टू 2 करते हैं, तो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स होता है। तो एक तरह से पावर करना मतलब मल्टीप्लिकेशन करने जैसा ही है ना, एक तरह से। अगर x क्यूब हम करते हैं, तो x क्यूब का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स ऐसा होता है। या x रेज टू 4 अगर हम करते हैं, तो उसका भी मतलब क्या होगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार इसको मल्टीप्लाई करने जैसा ही होता है। तो पावर माना मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो अगर हम तो इनके परसेंटेज एरर के अंदर क्या रिलेशनशिप होगा, ये बता सकते हो? देखो, हमने अभी भी प्रूव किया कि if z is equal to x into y, then the percentage error in z is always equal to percentage error in x plus the percentage error in y, करेक्ट है? ये हमने अभी भी प्रूव किया है। परसेंटेज एरर के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमने अभी देखा है। और we can write this in terms of the relative errors as, so delta z upon z is always equal to delta x upon x plus delta y upon y, करेक्ट है? ये रिलेशनशिप जो है वो रिलेटिव एरर के बीच में होता है, ठीक है? तो अभी ये यूज करके यहाँ पे उसको अप्लाई करके दिखाओ और मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एरर इन z हियर एंड परसेंटेज एरर इन x हियर। चेक। जैसे अगर तुमको समझने के लिए दूसरा छोटा एग्जांपल चाहिए, तो ये यूज करो कि इफ z is equal to x square, now just tell me what should be the relationship between the delta z upon z। अब देखो, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स होता है कि नहीं? x इंटू एक्स। तो अभी x के अंदर जो परसेंटेज एरर आया वो कितना रहेगा? डेल्टा x अपॉन x रहेगा। चलो, रिलेटिव एरर प्लस, अभी वापस x ही तो है ना, अभी वापस x है, तो x के अंदर परसेंट रिलेटिव एरर कितना आ रहा है? तो वो डेल्टा x अपॉन x ही है फिर से। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा x अपॉन x ऐड होके क्या बनेगा? डबल बनेगा। और क्या बनेगा? तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा z अपॉन z इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, देन वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर आल्सो। तो ये जो हमने लिखा इस रिलेटिव एरर के बारे में, वही हम परसेंटेज एरर के बारे में भी बोल सकते हैं बिंदास, बिल्कुल। तो परसेंटेज एरर के बारे में क्या बोलना होगा हमको? देखो ठीक से, तो इसको हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन z will be equal to what? 2 times of the percentage error in x, right? तो सिंपली हमको क्या मिला? 2 टाइम्स। ये 2 कहां से आया? ये स्क्वायर जो था उसकी वजह से वो 2 टाइम्स बन गया, परसेंटेज एरर 2 टाइम्स बन गया। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्या बनता था? ये देखो, यहाँ पे हम करके दिखाएंगे। अगर z इज इक्वल टू x का क्यूब है, तो x का क्यूब माना क्या? x इंटू एक्स बराबर। तो अगर हम डेल्टा z के लिए फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो डेल्टा z अपॉन z क्या बनेगा? डेल्टा x अपॉन x प्लस, अभी सेकंड फैक्टर कौन है? x, उसके अंदर रिलेटिव एरर कितना आएगा? उतना ही आएगा, डेल्टा x अपॉन x अगेन। और तीसरा फैक्टर कौन है? वो भी तो x ही है, तो उसके अंदर का जो रिलेटिव एरर है वो भी उतना ही रहेगा, डेल्टा x अपॉन x, बिल्कुल। And then if we just add these three together, then we can get this simply delta z upon z is going to be equal to 3 times of delta x upon x. And if we want to write this in percentages, then how can we write this as is? Percentage error in z is going to be equal to, yes, 3 times of percentage error in x simply. तो x के अंदर जितना भी परसेंटेज एरर आएगा उसका 3 गुना ज्यादा परसेंटेज एरर किस में आएगा? z में आएगा। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसलिए। तो z का वैल्यू x के क्यूब के बराबर है, और इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज एरर जो है
वो z के अंदर कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन x इतना आएगा। बिल्कुल, ये बात है समझ में ठीक से। परसेंटेज एरर इन z बिकम्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, इसलिए। अगर x रेस टू 4 होता तो क्या बनता, 4 टाइम्स आता, और क्या बनता है कि नहीं। तो जितने टाइम्स यहाँ पे है पावर है, तो परसेंटेज एरर जो है वो उतने टाइम्स बन जाएगा। ये सीधी बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे देखो, इसका मतलब सीधा मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स रेस टू n है, तो परसेंटेज तो डेल्टा z अपॉन z का फॉर्मूला क्या होगा, n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन या रिलेटिव एरर इन x, ऐसा होगा। तो डेल्टा z अपॉन z कितना बन गया, n टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x इतना बन गया। और अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों परसेंटेज एरर बन जाएंगे, और हमको मिलेगा परसेंटेज एरर इन z which is going to be equal to n times of percentage error in x. That's it. तो ये इस तरह से हमको मिलता है, that is the relationship between percentage errors when one quantity is the power of other. तो जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का पावर होता है, तो परसेंटेज एरर जो है वो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मान लो एक क्वांटिटी जो है वो z जो है वो रूट ऑफ x के बराबर है, अभी बताओ डेल्टा z अपॉन z कितना होगा, डेल्टा z अपॉन z विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x। चेक, रूट का मतलब पावर कितना है, हाफ, करेक्ट है। रेस टू हाफ माना ही रूट होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे ये रूट है तो इसको हम x रेस टू हाफ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हाफ जो है वो सामने आ जाएगा और हमको मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ, तो सिंपली delta z upon z becomes equal to half of delta x upon x. That means percentage error also. तो percentage error में भी वही relationship होगा, percentage error in z is going to be equal to half of percentage error in x. That's all. And what about the cube root then? If you have this z is equal to cube root of x, suppose, then what will be the relationship between delta z upon z and delta x upon x? Check. So delta z upon z will be equal to how many times of delta x upon x? Check. Yes. क्यूब रूट का मतलब क्या होता है पता है हमको, रेस टू कितना, क्यूब रूट माना रेस टू कितना, 1/3। याद रखो, जब भी हम बोलते हैं कि क्यूब रूट ऑफ x, तो क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x रेस टू 1/3। याद रखेंगे ठीक से, रेस टू 1/3। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये n का काम कौन कर रहा है, इधर 1/3 कर रहा है कि नहीं। तो ये n जो है वो सामने आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x, and due to that the percentage error in z will actually be equal to 1/3 of the percentage error in x. That's all. ये भी हमको मिल जाता है आराम से। तो ये सब जो रिलेशनशिप्स है वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, अभी इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले मुझे बताओ, ये हो गया क्या पूरा लिख के, मतलब स्क्रीनशॉट लेके हो गया? ठीक है, अभी देखो, suppose we have a quantity like area is equal to length square. Okay, area of the square is always equal to length square, ये तो पता है तुमको। And suppose that length में suppose 4% error is made in the measurement of length. How much error will be there in the measurement of area? Tell me fast. Percentage error in area कितना होगा, और भी बताओ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर है ना,
और लेंथ में अगर 4% का एरर आ गया तो एरिया के अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा? 8% एरर आएगा, बराबर। बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज एरर इन एरिया इज गोइंग टू बी डबल ऑफ द परसेंटेज एरर इन लेंथ, सिंपली। अभी तो हमने वही प्रूव किया ना। देखो, जब भी पावर 2 होता है तो परसेंटेज एरर क्या होता है? डबल हो जाता है, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एरर डबल हो जाएगा, और परसेंटेज एरर इन एरिया कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 4, मतलब ही 8%। दैट्स इट। ओके, दूसरा एग्जांपल। सपोज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये बराबर है, ठीक है। तो अब ये सपोज देयर इज अ एरर ऑफ 3% इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, ठीक है। रेडियस को मेजर करने के टाइम हमने 3% का एरर बना दिया। तो मुझे बताओ अभी कि व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? कितना होगा? रेडियस के अंदर 3% का एरर हमने कर दिया, तो वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंट का एरर आएगा? अच्छा, ये जो है 4/3 और पाई, ये जो नंबर्स है वो तो कॉन्स्टेंट्स है ना, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। उनके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा है, एरर सिर्फ रेडियस के अंदर आ रहा है। तो रेडियस के अंदर जितना भी परसेंटेज एरर आएगा उसका 3 गुना ज्यादा परसेंटेज एरर किस में आएगा? वॉल्यूम में आएगा। देखो ठीक से, तो वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज एरर इन रेडियस, विच इज 3% ओनली। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9% एरर हो गया। दैट्स ऑल। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। पता है समझ में से? ठीक है, इजी है। क्या हम कर रहे हैं? सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी पावर आएगा उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस। ठीक है, अभी मुझे बताओ, ठीक है, एज अ नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो ठीक से, केयरफुली करो अभी। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन एज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, राइट। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इस तरह से मेजर किया जाता है, जिसमें पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला लगता है, वेयर आर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर एंड एच इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। ओके, तो रेडियस और हाइट। अभी समझो आर रेडियस जो है, तो रेडियस के अंदर हमने कुछ ना कुछ एरर बनाया और हाइट के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर बनाया, तो क्या होगा? सपोज फॉर एग्जांपल वी मेक अ 1.2% error in radius, okay, and there is a suppose 3% of error is there in the volume, sorry in the height, sorry height जो है, तो height के अंदर हमने 3% का error बना दिया, तो what will be the error in volume? Percentage error, ना? What is the percentage error in volume? That is we have to find out of cylinder. How will you find out? तो देखो उसके लिए फॉर्मूला ऐसा होगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको एरर के फॉर्म में कैसे लिखने का वो भी हमको समझ में आना चाहिए। डेल्टा v अपॉन v इज गोइंग टू बी इक्वल टू, पाई में तो कुछ एरर बनने वाला नहीं है, ओके, पाई इज अ कांस्टेंट, सो एरर किस में बन रहा है? रेडियस में और हाइट में, बस। लेकिन रेडियस में जो भी एरर बनेगा तो उसका स्क्वायर होने के कारण क्या होगा? उसका परसेंटेज एरर डबल हो जाएगा, डबल, ओके, स्क्वायर होने से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी आर, सॉरी डेल्टा आर बाय आर, एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन एच एज अ सिंगल। ये देखो ये फॉर्मूला इससे कैसे बना समझा क्या? ठीक से, हमारे पास सिर्फ v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच था, उससे ये इस टाइप का फॉर्मूला बनाने आएगा तुमको?
बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसका जो पावर होगा तो उसको उससे हमको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अगर परसेंटेज एरर के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से, बिल्कुल। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या होगा, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 becomes equal to 2 times of delta r upon r into 100 plus delta h upon h into 100। तो क्या किया हमने, थ्रू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जिससे अभी अभी देखो क्या बन गया, तो डेल्टा वी अपॉन इंटू 100 मतलब क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ओके, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ percentage error in radius plus single percentage error in height, ओके। तो अब ये सब जो एरर्स है वो तो हमको दिए हुए हैं। 2 times of what is the percentage error in radius, see here, it is 1.2%, right? So put it here and get it as 1.2, okay, plus अभी सिंपल रेडियस एरर इन हाइट जो है वो हमको उसमें ऐड करना है बस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, जिससे हमको मिल रहा है 2 इंटू 1.2 कितना हो रहा है 2.4 प्लस 3 कितना बनता है, simply it becomes 5.4, that's all. So it's going to be 5.4%, that's it. This is going to be the final answer. This is going to be the error, percentage error in volume, that's all. तो वॉल्यूम के अंदर इतना एरर आएगा, ये हम समझ सकते हैं आराम से, ऐसा समझ में ठीक से। ठीक है, अगर मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। देखो, सपोज देयर इज अ फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू क्या होता है हमको पता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ l अपॉन g, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए, ओके। अभी इसमें अगर सपोज हमने बताया कि 6% ऑफ एरर इज मेड इन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो L है इसके अंदर 6% का एरर बन गया, तो व्हाट परसेंट, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैपिटल T। कर सकते हो, बताओ जल्दी कितना आएगा। अगर L के अंदर 6% का एरर कर दिया तो T के अंदर कितना परसेंट का एरर आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ मेरे को पहले। देखो, डेल्टा T अपॉन T is going to be equal to half of delta L upon L, simply। why half, because root, ये देखो रूट का मतलब क्या होता है, रेस टू हाफ होता है। बाकी g तो कांस्टेंट है ना, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होता है वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, उसके अंदर कुछ एरर नहीं किया है हमने एरर किस में किया है, सिर्फ लेंथ में किया है। और 2 पाई भी तो कांस्टेंट होता है, उसमें भी कुछ एरर नहीं किया है, तो इसलिए एरर जिसमें कर रहे हैं लेंथ, तो वो स्क्वायर रूट में प्रेजेंट है ना यहाँ पे, और इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हाफ करना होगा। और अगर दोनों को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ इंटू 100, इस तरफ भी इंटू 100, तो क्या बनेगा देखो, तो ये दोनों जो है परसेंटेज एरर बन जाएंगे। तो वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप दैट परसेंटेज एरर इन टी which we want is going to be equal to the half of percentage error in L, ओके। एंड L के अंदर परसेंटेज एरर कितना आ रहा है 6, तो अगर हाफ को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 आएगा। तो दिस 3 is going to be the percentage error in T, that's all। तो ये हमने निकाल लिया, देखो कैसे।
Take screenshot fast. ओके अभी तक जो सम हमने किए तो उसके अंदर तो डायरेक्ट परसेंटेज एरर दिया था और हमको सीधा परसेंटेज एरर निकालना था, बराबर। परसेंटेज एरर से परसेंटेज एरर निकालना था, लेकिन अभी जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। देखो सपोज वी हैव दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता है सभी को, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। एंड नाउ suppose that mass is measured as 50 kilogram with the maximum possible error of 2 kilogram, okay, 50 kilogram with possible error of 2 kilogram. And now the acceleration is also measured directly as suppose 4 meter per second with a possible error of 0.5 meter per second, okay. तो ये दिया है हमको कि acceleration is measured as 4 with a possible error of 0.5 and this mass is measured as 50 with a possible error of 2 kilogram, okay. Now how will you get the error in force, error and percentage error in force? You want to find out the error and percentage error in the force F. अब ये तो डिफिकल्ट सम हो गया, इजी है। चेक करो फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए, बताओ। F इज इक्वल टू m इंटू ए। इसमें एरर के बारे में फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एफ के बारे में क्या फॉर्मूला आएगा, जल्दी बताओ। ऐसा होगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस डेल्टा ए, ऐसा आएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो एडिशन में होता है ना, एडिशन में होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, याद रखो रिलेटिव एरर्स। तो अभी रिलेटिव एरर इन एफ मतलब कितना, डेल्टा एफ अपॉन एफ, समझा ठीक से? ये हो गया रिलेटिव एरर इन एफ विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन मास, हाउ मच इट इज, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस relative error in acceleration, that is delta a upon a, okay. And then we can see this delta f upon f is going to be equal to delta m upon m. delta m कितना है, ये देखो 2 है delta m, तो उसको डिवाइड कर दो 50 से, तो ये बन गया प्लस, अभी डेल्टा a कितना है देखो 0.5 है, राइट। तो 0.5 उसको डिवाइड करो 4 से, तो देखो उससे क्या मिलेगा हमको, डेल्टा एफ अपॉन एफ का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 अपॉन 50, मतलब कितना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इंटू 2 कर दो, तो वो डेसिमल में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 100 प्लस, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करो इंटू 25 दोनों तरफ, तो यहाँ पे नीचे बनेगा 100 और ऊपर में आ जाएगा 25 इंटू 0.5 कितना आता है 12.5, करेक्ट है, ओके 12.5। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा एफ अपॉन एफ हमको मिलेगा, जो रहेगा डेल्टा एफ अपॉन एफ विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 अपॉन 100 मतलब कितना 0.404 ना, और ये 12.5 अपॉन 100 कितना होता है 0.125 होता है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा 0.165, करेक्ट है 165। तो ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन एफ, ओके। एंड जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 100 and you will get the percentage error directly. So if you multiply both sides by 100, then we can get this as delta f upon f, which is going to be equal to delta f upon f into 100. How much is this going to be equal to 0.165 multiplied by 100, which is the percentage error in f. Okay, देखो percentage error in f
is going to be simply 16.5, करेक्ट है, परसेंट. देखो 16.5% error is there in force F. ओके, बट चलो ठीक है, परसेंटेज एरर तो हमको मिल गया, लेकिन एरर मिला क्या अभी तक? फोर्स के अंदर का एरर मिला क्या? डेल्टा एफ मिला है हमको? अभी तक नहीं मिला. तो उसके लिए हमको ये देखो, ये इक्वेशन जो है इसको हमको यूज करना पड़ेगा और एफ को उधर लेके जाना पड़ेगा, एफ को, राइट. लेकिन उसके लिए एफ तो होना चाहिए ना हमारे पास. देखो अगर इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हम बोल सकेंगे डेल्टा एफ हैज टू बी इक्वल टू 0.165 multiplied by f, correct है. But where is f here? F has to be found out because we know that f is actually equal to m into a. So m का वैल्यू कितना है देखो उधर 50 और a का वैल्यू कितना है 4. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 50 multiplied by 4. How much it comes out to be? 200 Newton. Okay, this is going to be F, and once we put it here, then we can get this delta F actually, which is going to be simply 0.165 multiplied by 200. How much it is? तो 0.165 into 200, ये दो जीरोस अगर इसमें डाल दो तो 16.5 बनेगा और 16.5 को डबल कर दो तो बनेगा 33. चेक, 33 न्यूटन, इतना बनेगा एरर. तो हाउ कैन वी राइट दिस फोर्स एज? फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? उसका वैल्यू तो 200 न्यूटन है, नो डाउट, लेकिन विद अ पॉसिबल एरर ऑफ 33, राइट. तो उसको लिखेंगे प्लस और माइनस 33 न्यूटन, प्लस और माइनस, समझे ठीक से? So this is going to be the final value of force in terms of error. Okay, तो ये हमने देखा अभी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, ये हमने यहाँ पे समझा है. तो ठीक है, सो तो नेक्स्ट टाइम कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, डिवीजन के अंदर क्या होता है. ओके, डिवीजन के अंदर जो है, अगर डिवीजन में दो है क्वोशंट के अंदर जो है, एक तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों के अंदर अगर कुछ ना कुछ एरर अगर हमने बना दिया तो उसकी वजह से उनका जो क्वोशंट है या रेशियो है, उस रेशियो के अंदर कितना एरर बनता है, तो वो हमको देखना है कल के लेक्चर में. ठीक है, तो आज के लिए ऐसा करो कि जो शीट आपको मिला हुआ है तो उसमें से आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस है. ठीक है, तो सॉल्व करके रखो और कल फिर जो भी नहीं आए वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ठीक है, तो अभी एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो और उसके बाद आपका बायो का लेक्चर होगा 4 बजे और 5 बजे मैथ्स का लेक्चर होगा. ओके, ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir.